हेलो दिस इज़ इजहार एंड आई वेलकम टू दिस चैनल स्टडी विद इजहार। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे डेली करंट अफेयर्स के पार्ट होते हैं। और तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए लास्ट तक। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के रेफरेंस में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट वर्क्स एज एन इमरजेंसी मेजर। सेकंड है स्टेटमेंट इट्स अ प्रोएक्टिव मेजर। तो इसको समझने के लिए हमको आइडिया होना चाहिए कि ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान क्या होता है, तभी हम ये बता सकते हैं कि इमरजेंसी मेजर के तौर पे यूज़ होता है या नहीं है, प्रोएक्टिव मेजर्स के तौर पे यूज़ होता है कि नहीं है। एक्चुअली क्या है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान दिल्ली में 15 अक्टूबर से क्या हो रहा है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है। ठीक है, क्यों इम्प्लीमेंट हुआ है ये हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, उसमें डिटेल में हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम इसके आंसर दे पाएंगे। क्या है कि विंटर में जब विंटर बढ़ जाते हैं, विंटर शुरू हो जाते हैं, तो दिल्ली पंजाब हरियाणा के आसपास में क्या होने लगती हैं, स्टेबल बर्निंग्स वगैरह स्टार्ट हो जाती है। स्टेबल बर्निंग्स क्या होते हैं कि खेत में जब फसल्स के कुछ जड़ें वगैरह रह जाती हैं तो उसको जो फार्मर्स होते हैं वो उसको जला करके सॉइल में मिक्सअप करते हैं उसके फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि जो आसपास दिल्ली और हरियाणा पंजाब के जो यूपी के भी कुछ जगहों के क्या होते हैं, एयर क्वालिटी में काफ़ी गिरावट आती है, वहाँ पे एयर पोल्यूशन जैसी स्थिति आ जाती है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है ये दिल्ली के एयर को, और ये सीवियर कंडीशन में चला जाता है, सीवियर कंडीशन में। तो अभी रिसेंटली क्या है कि ईपीसीए जो अथॉरिटी है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी ने अभी एक डायरेक्ट किया है दिल्ली को और उसके नेबरिंग स्टेट्स को कि आप इनके लिए क्या करिए, एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स जो है उनको अप्लाई कीजिए। तो ये स्टेट्स उनको अप्लाई करके काफ़ी हद तक उसमें मिटिगेशन करेंगे एयर पोल्यूशन में। ठीक है, अब ये डिसाइड कैसे होता है कि एयर क्वालिटी सीवियर है या क्या है, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है, एक हमारे पास एक टेबल होता है जो एयर क्वालिटी के मेजर्स को क्या करता है, वो कैटेगराइज करता है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं पीएम क्या होता है, पार्टिकुलेट मैटर्स। पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं, वो कुछ ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म में। बेसिकली देखिए, पार्टिकुलेट मैटर्स जो होते हैं ना, पार्टिकुलेट मैटर्स ये बेसिकली स्मोक्स हो गए, ठीक है, स्मोक्स और मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स, नाइट्रेट्स, ठीक है, और जो है सल्फेट्स, इन सब के क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। ये इतने छोटे साइज़ में होते हैं ना, इनकी साइज़ जैसे पीएम जो 2.5 है, इसकी साइज़ 2.5 माइक्रोमीटर्स के आसपास होती है। ठीक है, और जो पीएम 10 है, इसकी साइज़ 10 माइक्रोमीटर्स के आसपास होती है। तो इतने साइज़ छोटे होने की वजह से, स्मॉलर इन साइज़ होने की वजह से क्या करते हैं, ये गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं। और जब हम क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारे लंग में आकर के हमारे फेफड़े को इफ़ेक्ट करते हैं। इसकी वजह से ये सीरियस इशू हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ टेबल्स यहाँ बने हुए हैं। अगर हमारे पीएम 2.5 जो है, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये अगर मेज़र करने पे मशीन्स होती है, वो मेज़र करती है एयर पोल्यूशन को। अगर वो 61 टू 120 की कैटेगरी में आता है तो वो मॉडरेट है, PM10। ये चार्ट दिया हुआ है, 11 टू 50 कैटेगरी में आता है तो मॉडरेट है। ठीक है, थोड़ी सी सीरियस होने की ज़रूरत है। वेरी पुअर की कैटेगरी में आता है, अगर इस रेंज में आता है तो और ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। और सीवियर की कंडीशन में तो बहुत ही ज़्यादा ये सीरियस इशूज़ होता है। तो बेसिकली जब हमारी एयर क्वालिटी वेरी पुअर और सीवियर पहुंचती है तो हमारी जो अथॉरिटी होती है, पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी, ये सारी अथॉरिटी क्या करने लगती है, एक्टिव हो जाती है। ये एक्टिव हो जाती है और ये डायरेक्शन देती है स्टेट्स को कि वो कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स क्या करें उनके लिए, ताकि काफ़ी हद तक इसमें रोकथाम किया जा सके। अब ये जो समझते हैं ग्रैब को, ग्रैब के बारे में, कि ग्रैब जो होती है, जैसा कि अभी दिल्ली में इम्प्लीमेंट हो चुका है 15 अक्टूबर को, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट
इस वजह से हुआ क्योंकि हमारी जो एयर पोल्यूशन जो है वो काफ़ी सीवियर कंडीशन में चली गई थी। तो एक तरीके से ये रिएक्टिव मेजर्स हम बोलेंगे इसको, क्योंकि जब हमारे पास ऐसी स्थिति आती है तब हम क्या करते हैं, उसके ऊपर कोई स्टेप्स लेते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्टिव मेजर्स याद रखिएगा, रिएक्टिव मेजर्स। ये हुआ कब था एक्चुअली, ये 1986 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, सॉरी 1984 में, आई एम सॉरी, 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, उस भोपाल गैस ट्रेजेडी के वजह से ये जो ग्रैप है इसको बनाया गया। ठीक है, 1986, सॉरी, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट को इस भोपाल गैस ट्रेजेडी की वजह से बनाया गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट। ठीक है, 1986 में ये क्या करा था, बना था 1986 में। ठीक है, तो ये एक इमरजेंसी टेबल टूल के तौर पे यूज़ की जाती है और ये एक रिएक्टिव मेजर्स होती हैं। ठीक है, होता क्या है इसमें, इसमें होता क्या है कि हमारे स्कूल्स वगैरह जो बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि बच्चों को ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, उनके रेट्स ज़्यादा होते हैं ब्रेथ। ठीक है, और ऑड इवन रूल अप्लाई कर दी जाती है, और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ है, फैक्ट्रीज़ हैं, उनको क्या करने लग जाती है गवर्नमेंट, उनको कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दी जाती है, उनको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं वहाँ पे काफ़ी हद तक कम करने के लिए। ठीक है, तो आते हैं अपने ऑप्शन पे। हमारा ऑप्शन था, हमारा ऑप्शन था कि इट वर्क्स एज एन इमरजेंसी मेजर्स। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल इमरजेंसी मेजर्स पे। और ये प्रोएक्टिव मेजर्स है, तो नहीं, ये प्रोएक्टिव नहीं, ये रीएक्टिव मेजर्स है। जब हमारे सामने ऐसी कंडीशन आती है इमरजेंसी की तब हम यूज़ करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसके साथ ही हमारा ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 इज़ नॉट करेक्ट। क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी हमारे सामने नॉट देता है और हम जल्दबाजी में गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है, पास्ड बाय द लोक सभा, कंसोलिडेटेड अमेंड्स the laws related to trade union, condition of employment, industrial establishment, undertaking, investigation and settlement of industrial disputes। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन में बोल रहा है कि प्रोविज़न टू टेक मैटर टू, मैटर है ये, मैटर टू द ट्रिब्यूनल टू डिस्प्यूट्स if disputes is not settled at conciliation stage। Fourth option है provides no power to the appropriate government to exempt any industrial disputes in public interest। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है ना कि देखिए लेबर जो लॉज होते हैं, लेबर लॉज क्या होती है, ये कंकरेंट लिस्ट में आती है। आपको कंकरेंट लिस्ट पता होगा, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है। देखिए कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों के सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये लेबर लॉज के लिए सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो क्या करें, सेंटर और स्टेट दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्या करें, उनके लिए रूल्स बनाए। तो हमारे पार्लियामेंट ने भी कुछ रूल्स बनाए और स्टेट लेजिस्लेचर्स ने भी कुछ रूल्स बनाए हैं इसके लिए। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये लोकसभा के ज़रिए से, बिल्कुल लोकसभा के ज़रिए से पास हुआ है, साथ ही साथ राज्यसभा के ज़रिए से भी पास हुआ है। तो ये ऑप्शन सही माना जाएगा क्योंकि लोकसभा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है कि कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड टू ट्रेड यूनियन, कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, अंडरटेकिंग इन्वेस्टिगेशन, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब देखिए मैक्सिमम जनरल केसेस में देखा जाता है कि इतने सारे डेटा अगर किसी ऑप्शन में देता है तो वो जनरली सही होता है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि प्रोविजन टू टेक द मैटर टू द ट्रिब्यूनल इफ डिस्प्यूट इज नॉट सेटल्ड एट कंसिलिएशन स्टेज। जब आपसी सुलह से अगर मामला का निपटारा नहीं होता है तो ट्रिब्यूनल्स में हमारे मैटर्स जाते हैं, ये भी ठीक है। फोर्थ है कि दिया है कि provides no power to the appropriate government to exempt any industrial disputes in public interest। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को पावर बिल्कुल दी गई है, पावर, ये ऑप्शन गलत है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट को पावर दी गई है ताकि वो क्या करे, किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को एग्जम्प्ट कर सके। तो इसके साथ ही जो रॉन्ग आंसर हमको सेलेक्ट करना था वो ये आंसर हो जाएगा, आंसर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट इज़ नॉट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। समटाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स,
तो इस पे हम लोगों ने पिछले वीडियो में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स पे बात किया था। देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ देखिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमिटीज़ पहले क्या होती है? कैबिनेट कमिटीज़ बेसिकली क्या होती है? ये एक्चुअली कैबिनेट मिनिस्टर्स और दूसरे एक्सपर्ट्स वगैरह होते हैं इसमें। ये बेसिकली क्या करती हैं, कैबिनेट्स जो होती हैं उन्हीं के वर्क को थोड़े से जो बर्डन होता है उनको कम करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। इससे मिनिस्टर्स होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं। और ये कुल मिलाकर के इस समय हमारे पास 8 कैबिनेट कमिटीज़ है। रिसेंटली 2 नए, 6 था, उसके बाद 2 नए ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ये प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसको डिफेंस मिनिस्टर चेयर करते हैं, ठीक है, चेयरमैन होते हैं उसको। कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इसको प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, चेयरमैन होते हैं। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसको भी प्राइम मिनिस्टर देखते हैं। और कैबिनेट कमेटी ऑन एकोमोडेशन, इसको होम मिनिस्टर देखते हैं। और अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ कैबिनेट, इसको भी प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है। और जो नए आए हुए हैं वो है कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, ये इसको प्राइम मिनिस्टर देखते हैं, चेयरमैन होते हैं। और कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट, इसको भी प्राइम मिनिस्टर। तो कुल मिला करके ये 8 थे जिसके बारे में हमने बात किया था। तो ये इसकी तो चेयरमैन होते हैं कैबिनेट कमेटी का फिर, बट क्वेश्चन है हमारा कि किसके चेयरमैन नहीं होते हैं, तो फर्स्ट आंसर हमारा गलत हो जाएगा। अब हम बाकी आंसर के बारे में, हमको अपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। अब हमारे पास 2 ऑप्शन रह चुके हैं, डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। इन 2 ऑप्शन की बात करें हम, तो यहाँ पे हमको देखना होगा नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के बारे में थोड़ा सा। देखिए नॉर्थ ईस्ट काउंसिल क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में जो है नॉर्थ, ये एक काउंसिल है जैसा कि नेम से पता चल रहा है। और ये नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 के तहत ये क्या किया, इस्टेब्लिश किया गया। और ये एक प्लानिंग बॉडी है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए, एक प्लानिंग बॉडी है। और इसके चेयरमैन होते हैं यूनियन होम मिनिस्टर। यूनियन होम मिनिस्टर एक्चुअली चेयरमैन, इनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन बनाने के लिए जो मिनिस्ट्री ने उसने अप्रूव किया, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का अप्रूवल जो किया उसने अप्रूव किया, और उसके चेयरमैन बनाया गया उनको यूनियन होम मिनिस्टर को, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं है, यहाँ पे चेयरमैन क्या है, होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो होती है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और ये 1952 में बनाया गया था। ये बेसिकली रिलेटेड होते हैं 5 ईयर प्लानिंग जो बनती है ना, 5 ईयर प्लानिंग, उससे रिलेटेड है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसके भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जी हाँ, इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और ये ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ना ही स्टेचुटरी बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिसका ठीक है, मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, जिसके बारे में एक पर्टिकुलर पार्ट में मेंशन होता है। और स्टेचुटरी बॉडी होती है जो पर्टिकुलर एक्ट के जरिए से उनको बनाया जाता है। तो ये तो ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टेचुटरी है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन जो है हमारा वो था नॉर्थ के बारे में, तो नॉर्थ में हम नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल दे देंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज लैंडमार्क फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जैसी बात होती है तो हमारे सामने, देखिए मानते हैं कि अब ये केस आंसर, क्वेश्चन के आंसर हमको नहीं पता है, पर थोड़े बहुत आइडिया होने चाहिए हमारे पास। जैसे अगर हम ऑप्शन सी को देखें, सायरा बानो केस, तो जो सायरा बानो केस था वो क्या है, एक्चुअली ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है। तो इसको हम पहले ही क्या कर देंगे, कट कर देंगे, ठीक है। सायरा बानो केस को हम पहले ही कट कर देंगे कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इंदिरा साहनी केस जो था हमारा, इंदिरा साहनी केस वो क्या रिलेटेड था, इंदिरा साहनी केस जो हमारा रिलेटेड था वो इंदिरा साहनी केस, ये मंडल केस भी बोलते हैं उसको, मंडल केस। मंडल केस में क्या था कि मंडल कमीशन एक्चुअली वहाँ पे लागू हुआ था। मंडल कमीशन में वहाँ पे रिजर्वेशन की बात की गई थी बेसिकली। मंडल कमीशन में मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर है उन थे, एक्स प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई,
उनकी गवर्नमेंट के टाइम पे ये क्या क्या बंडल बना, और इसमें जो ओबीसी, जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके 27% रिजर्वेशन की बात की गई है। तो आई होप इससे क्लियर रिलेट कर सकते हैं आप। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में था बेसिक हिस्ट्री के बारे में, तो इंदिरा साहनी भी नहीं होगा। अब केशव नंदा भारती केस और गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में बेसिकली, गोलकनाथ केस में क्या बोला गया था कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर सकती है, वो अमेंड नहीं कर सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था गोलकनाथ केस में। लेकिन जो ज़्यादा क्लियर हमारे पास जो आइडिया आती है बेसिक स्ट्रक्चर का, वो आया हमारे पास केशव नंदा भारती केस से। केशव नंदा भारती केस से अब ये क्वेश्चन दिखने में तो स्टैटिक लग रहा है, बट है ये डायनेमिक। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली क्या हुआ, केशव नंदा भारती जी का डेथ हो गया था, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा वो केशव नंदा भारती केस होगा, गोलकनाथ नहीं होगा। ठीक है। अब थोड़ा केशवानंदा भारती जी के बारे में देख लेते हैं क्या होता है। एक्चुअली केशवानंदा भारती जी क्या थे, ये एक मॉन्क थे, हिंदू मॉन्क। ठीक है। और इनको शंकराचार्य का टाइटल भी दिया गया था। इनकी डेथ जो हुई थी 6 सितंबर 2020 को हुई थी। और इनके जो गुरु थे वो थे ईश्वरानंदा भारती स्वामी जी। ईश्वरानंदा भारती स्वामी जी ये केरला के थे। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन किस एक्ट के जरिए से आया था? अगर हम एक्ट 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की बात करें, तो इसमें बात हुई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हमारे पास डिमार्केशन ऑफ पावर की, वहाँ पे सिपरेशन ऑफ पावर के बारे में बात हुआ था। ठीक है। डिमार्केशन ऑफ पावर के बारे में बात हुआ था। डबल रूल जो डायर की जिसको बोलते हैं, उसकी यहाँ पे शुरुआत हुई थी। ठीक है। इसके साथ ही जो होता है, इसमें बहुत सारे फीचर्स थे। यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई प्रूफ क्लियर तौर पे नहीं दिखता है, इस वजह से हमको ये ऑप्शन छोड़ना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें हम, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बेसिक फीचर्स था उसका, वो ऑल इंडिया फेडरेशन की बात हुई थी यहाँ पे। और जो डायरकी यहाँ पे शुरू हुआ था 1919 में, वो यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया प्रोविंसेस के केस में। ठीक है। और काउंसिल ऑफ इंडिया जो बना था 1858 के एक्ट में, ठीक है, उसको भी क्या कर दिया गया, यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं दिखाई देती है। और फीचर्स की कुछ बात करें हम, तो यहाँ पे फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात कर रहे हैं। फेडरल कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी यहाँ पे। ठीक है। 1937 में 1937 में फेडरल कोर्ट बनाया गया था। उसके साथ ही अगर हम बात करें, तो ये यहाँ पे फ्रेंचाइज जो उसको एक्सटेंड करके 10% तक के लिए टोटल पॉल्यूशन का जो 10% था उसको फ्रेंचाइज दिया गया कि वो वोटिंग राइट उनको दिया जा सकता है। तो इस तरीके के कुछ बेसिक फीचर्स थे हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे चार्टर एक्ट 1833 की, चार्टर एक्ट 1833 में जो बेसिक बात आई थी वो क्या थी कि यहाँ पे गवर्नर बेसिकली गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इस एक्ट में, चार्टर एक्ट 1835 में सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया था इसमें। ठीक है। और इसमें क्या फीचर्स आए थे यहाँ पे कि इसमें जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास के जो लेजिस्लेचर्स थे उसको क्या कर दिया गया था, डिप्राइव कर दिया गया था। ठीक है। तो बहुत सारे इसमें फीचर्स है। इसमें भी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिलती है। और रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, तो यहाँ पे हमको सीधा सीधे तौर पे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहाँ पे हमको प्रूफ मिलता है यहाँ पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। क्यों? क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बंगाल तीनों को मर्ज करके उनके हेड्स बना दिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और ये हमारे पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। उस टाइम के थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग थे। तो यहाँ पे इन्होंने प्रूफ मिलता है
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। तो इसके साथ ही हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आंसर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और अगर 1% भी हेल्पफुल आपको लगे तो आप डेफिनेट आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।